हम लोग सिर्फ विकास के मुद्दों पर बात करते हैं। दरहकीकत यह है कि अब हमें नेता की जरूरत है ही नहीं। अब हमें एक लीडर चाहिए, एक ऐसा लीडर चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जो हमारे मुस्तकबिल की बात करे। सड़कें तो वो अपने जो सरकार की तरफ से फंड मिलता है वो उससे भी बना सकता है। जानी चाहिए कि नहीं सिर्फ चौड़ीकरण से और रोड को बनाने से लोगों की समस्या और उनके स्वास्थ्य को अच्छा नहीं किया जा सकता। रोडों के साथ साथ रोडों के इर्द गिर्द उसके आसपास में पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए। जहां जो लगा सकता है, योजनाओं परियोजनाओं का इंतजार ना करिए। मैं तो कहूंगा कि हर घर से एक पौधा निकाल के लोग लगाएं। बड़े बड़े वादों से लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं, तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? अमित द्विवेदी, निपुण भारत समाचार से। आज हम आ चुके हैं इलाहाबाद संसदीय सीट लोकसभा 52 क्षेत्र के प्रत्याशी हैं शेखू नवाब जी, और सोशलिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी, जिससे इनका टिकट कंफर्म हुआ है, और इनका हम साक्षात्कार कराएंगे आपसे कि क्या सोच रखते हैं ये लोकसभा चुनाव को लेकर और इलाहाबाद की जनता को लेकर इनकी क्या राय है। हम आपका एक परिचय कराएंगे। कि पहले तो सर आपका चैनल में समय देने के लिए सर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जी। तो पहले तो मैं सर आपका एक छोटा सा परिचय आपके मुंह से जानना चाहूंगा, आपकी और आपकी पार्टी का थोड़ा सा एक इंट्रो टाइप अपने दर्शकों को बताने के लिए। देखिए, मेरा नाम है शेखू नवाब और मैं पुरानी सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे स्वर्गीय अंसार अहमद, मैं उनका सुपुत्र हूँ और छात्र संघ से जुड़े हुए थे वो, समाजवादी थिंकर थे वो, और एक पुराने लोहियाई खाटी नेता के तौर पर भी जाने जाते थे। चूंकि पारिवारिक समावेश भी था और राजनीति से काफी करीबी वास्ता भी रहा, लेकिन पिताजी हमारे ऐसे दौर में थे जिस दौर में हम लोग अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो जब शिक्षा ग्रहण कर ली तो चूंकि पिताजी की विचारधारा और जिस परिवार से मैं आता हूँ तो मिडिल क्लास की फैमिली है, जिस परिवार से मैं आता हूँ, तो सामाजिक स्तर पर जो है वो काफी वर्षों से मैं जुड़ा हुआ था समाज सेवा के कार्यों में। इलाहाबाद ही नहीं बल्कि इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों से भी मेरा और मेरे पिताजी का काफी पुराना सरोकार रहा है। और इसी कड़ी में मैंने सोचा कि भाई अगर समाज सेवा करना है तो यदि अगर ऊंचे और बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी बात पहुंचाई जाए तो शायद और ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। यही सोचकर अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया था 2019 में। उस वक्त पार्टी में एक कार्यकर्ता की हैसियत से था, लेकिन चूंकि सामाजिक कार्य और बहुत सारी चीजों को पार्टी ने भी देखा, समाज के लोगों ने भी देखा, पसंद किया और ये सिलसिला वहीं से चल पड़ा। 2022 में मुझे इलाहाबाद से विधानसभा का टिकट मेरी पार्टी ने दिया, परंतु किन्हीं कारणों की वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ा। एक बार टिकट आपको पार्टी से मिल एक चुका बार है? मुझे 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट मिल चुका है, इलाहाबाद से ही, शहर दक्षिण किस सीट से? जी, शहर दक्षिण से। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से मैंने खुद चुनाव न लड़ना मुनासिब समझा था। और उसके बाद फिर भी मैंने अपनी जो चुनाव न लड़ना या लड़ना दोनों ही कंडीशन में मैंने अपनी जो समाज सेवा का कार्य था उसको बंद नहीं किया, वो कंटिन्यू चालू ही था। और इस दौरान बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसे हालात गुजरे हैं जिनसे आप सभी वाकिफ होंगे, चाहे वो कोविड का दौर रहा हो या जितनी भी बड़ी बड़ी परेशानियों के दौर गुजरे हैं, उन सभी में शहर के लोग और क्षेत्र के लोग और हमारे सभी साथी लोग जानते हैं कि मैं अकेले ही नहीं, मेरे साथ सभी लोगों ने बड़ा साथ दिया और लोगों की समाज सेवा करता रहा। अब वो सिर्फ इलाहाबाद शहर दक्षिण की ही नहीं, ऐसा नहीं था कि मैं किसी खास शहर के किसी इलाके के लिए नहीं सिर्फ अपनी सोच रखता था, बल्कि मैंने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर भी, जिस जगह पे भी मेरी लोगों की जरूरत पड़ती थी, मैं वहां कोशिश करता था कि अवेलेबल हो जाऊं और जो समस्या का समाधान मैं निकाल सकता था अपने स्तर पे, चाहे वो व्यक्तिगत हो या प्रोफेशनली हो, मैं निकालने की कोशिश किया करता था। इसी कड़ी में जो है मुझे इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मेरी पार्टी की तरफ से मुझे मेरी सारी जो भी समाज सेवी कार्य थे उनको देखते हुए पार्टी ने मुझे टिकट दिया है और वो चाहती भी है और मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि मैं इस लोकसभा में 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर मैं अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। इलाहाबाद जैसे कि लोकसभा की यहाँ पे 2 सीटें हैं, एक 51 है, एक 52 है। फूलपुर 51 लगता है और आप 52 से हैं प्रत्याशी। तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे सोशल मीडिया पे या और भी जगह प्रचार चल रहा है कि बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कैंडिडेट जो जिनको भी टिकट दिया गया है,
वो चाहे बीजेपी के हों, चाहे सपा के हों या अन्य दलों के, तो बड़े बड़े वादों से लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं। तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? देखिए सर, आसान सी भाषा में अगर मैं बात कहूं, कम लफ्जों में, तो मेरे ख्याल से सभी भारत की जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, वो उनसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वाकिफ ना होगा। मैं जिस पार्टी से खड़ा हो रहा हूँ, अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी, दरअसल नाम से ही शायद अगर लोगों तक ये बात नहीं पहुंची है या वो कंफ्यूज हैं, तो मैं बहुत ही क्लियर तौर पर बताना चाहता हूं कि ये सोशलिस्ट पार्टी वही है जो मधु लिमय और जॉर्ज साहब मधु लिमय और लोहिया जी की पार्टी थी। ये वही पार्टी है। मार्केट में या पब्लिक के बीच में ऐसा कोई नया नाम नहीं आया है जिससे लोग वाकिफ ना हो। और अभी तक अगर किसी के दिल में भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या ये वही सोशलिस्ट पार्टी है, तो मैं आपको बहुत ही निश्चित तौर पर कहता हूं कि जी हाँ, ये वही लोहियाई पार्टी है जिसको कई साल पहले लोगों ने नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि जो राजनेता थे जिनकी विचारधारा सोशलिस्टों वाली नहीं थी, उन्होंने इस पार्टी को त्याग दिया और इसको कई भागों में विखंड कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि दौर पलटता है, हर चीज का पलटता है। आज कोई भी पार्टी हो, मैं किसी को टारगेट नहीं बनाता हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आज के टाइम पर कोई भी अपने आप को चाहे जितना भी समाजवादी कहता हो, लेकिन दर हकीकत तो यही है कि वो समाजवादी विचारधारा नहीं रखते हैं। मुद्दे सर एक्चुअल क्या हुए कि मुद्दे क्या होने चाहिए? इलाहाबाद के लिए मुद्दा मेन है क्या? देखिए, इलाहाबाद की अगर मैं बात करूं खास तौर पर, तो इलाहाबाद में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो शायद आज से नहीं बल्कि सदियों से वो हमें बने रहे हैं। और उन मुद्दों में सबसे पहले तो इलाहाबाद का जो डेवलपमेंट के नाम पर इलाहाबाद में जो चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, तो वन साइड माइंडेड वाला जो काम किया जा रहा है, यानी एक तरफा एक दिशा में, मैं उसके बहुत ज्यादा फेवर में नहीं हूं। मेरा मानना है कि रोड को सिर्फ चौड़ी करने से ही काम नहीं चलता है। कोरोना का दौर बहुत बुरा दौर था। मैंने स्वयं अपने पिताजी को खोया है। मुझे पता है कि ऑक्सीजन की कमी की क्या वैल्यू होती है, और मुझे लगता है कि मेरे इस मैसेज से इलाहाबादी नहीं बल्कि पूरे देश को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि नहीं सिर्फ चौड़ीकरण से और रोड को बनाने से लोगों की समस्या और उनके स्वास्थ्य को अच्छा नहीं किया जा सकता। रोडों के साथ साथ रोडों के इर्द गिर्द, उसके आसपास में पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए। जहां जो लगा सकता है, योजनाओं परियोजनाओं का इंतजार ना करिए। मैं तो कहूंगा समझ में आ जानी चाहिए कि नहीं सिर्फ चौड़ीकरण से और रोड को बनाने से लोगों की समस्या और उनके स्वास्थ्य को अच्छा नहीं किया जा सकता। रोडों के साथ साथ रोडों के इर्द गिर्द, उसके आसपास में पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए। जहां जो लगा सकता है, योजनाओं परियोजनाओं का इंतजार ना करिए। मैं तो कहूंगा कि हर घर से एक पौधा निकाल के लोग लगाए खुद अपने हाथों से। और इसके साथ साथ जहां तक बात आती है इलाहाबाद के और मुद्दों में, तो ऑफकोर्स ये मुद्दा तो सिर्फ इलाहाबाद का नहीं, पूरे देश का है, जिससे सभी वाकिफ हैं, और वो है बेरोजगारी का। हालात ये हैं कि इलाहाबाद की जो फैक्ट्रियां थी भी, जो पिछले कई सालों से बंद थी, वो तो थी ही थी। अब क्या हो रहा है कि अभी भी डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ इलाहाबाद को सिर्फ और सिर्फ सड़कें और ब्रिज दिए जा रहे हैं। ये मेरा एक सवाल भी था कि नैनी जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया सभी जानते हैं और पूरे देश में विख्यात है कि नैनी इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे आज की डेट में फैक्ट्री के नाम पे ताला दिखता है। और पिछले चुनाव में तो वादे भी किए जाए बढ़ चढ़ के कि फैक्ट्रियों के लिए हम जीर्णोद्धार करेंगे या कैसे क्या करेंगे, लेकिन उस पर अभी तक सिर्फ वादे ही हो रहे हैं, कार्रवाई कुछ नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं उसको लेकर? देखिए, इंदिरा गांधी जी के दौर से लेकर आज तक दर हकीकत यही है, और शायद जनता भी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है। बहुत मंत्री दिए, बहुत सांसद दिए, बहुत विधायक दिए, बहुत अच्छे से पता है कि किसने कितनी फैक्ट्रियां खुलवाई, किसने कितने ताले तोड़वाए। आज भी आप लोग खुद जाकर देखिए कि वहां पर कोई शायद ही किसी फैक्ट्री का ताला किसी ने आज तक खुलवाया होगा। मैं वादा तो नहीं करता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर करूंगा कि मैं इस बेरोजगारी को लेकर और नैनी में जो फैक्ट्रियों में ताले लगे हैं, जिनका सरकारी तौर पर भारत सरकार की तरफ से जो योजनाएं लागू की जाती है, उनमें इसको हिस्से बनाऊं और लोगों के लिए एक रास्ता बनाने की कोशिश करूं, ताकि जल्द से जल्द वहां पर लोगों के लिए रोजगार पैदा हो। अगर उन फैक्ट्रियों के ताले नहीं भी खुलाता हूं, तो भी मेरी ये कोशिश रहेगी कि वहां पर कम से कम कोई ऐसा विकल्प मौजूद कराया जाए कि ठीक है, अगर ताले नहीं खुलते हैं तो कम से कम लोगों के पास दूसरा विकल्प हो नौकरी के लिए। सर, आज देखा जाए तो शहर में सड़कें तो चौड़ी हो गई हैं, लेकिन जब भी कोई वीवीआईपी मूवमेंट होती है तो रूट डाइवर्जन होता है, तो जाम की समस्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले मैं आ रहा था और शास्त्री ब्रिज से मेरा आना था, तो मुझे याद नहीं कोई वीवीआईपी मूवमेंट थी, और एक एम्बुलेंस को मैंने देखा बीच पुल से मुड़ते हुए। तो एक एम्बुलेंस का मुड़ना, पता नहीं वो भरी थी या खाली थी, ये तो मैं नहीं देख पाया जल्दीबाजी में, क्योंकि धूप थी और उतना मैं ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन ये मैंने देखा कि एक एम्बुलेंस मुड़ रही थी। तो इस रूट डाइवर्जन का और वीवीआईपी कल्चर का बहुत ही इफेक्ट पड़ता है, वो भी आम जनता पे, जो कि इलाहाबाद में अभी भी एक समस्या ये अभी भी बनी हुई है। जबकि सड़कें चौड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं है, काम भी हुआ है, लेकिन ये समस्या से निजात क्यों नहीं पा रहे हैं हम लोग?
देखिए, अगर इसको भी मैं बहुत ही आसान शब्दों में कहूं तो दो चीजें हैं। सरकार के पास जो सड़क को लेकर परियोजनाएं हैं, चाहे वो कितनी भी अच्छी परियोजनाओं को लेकर पार्लियामेंट में लेकर आ जाए, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि वो परियोजनाएं अधूरी होती हैं। अगर उन परियोजनाओं को सही से और लोगों के सुझाव से पूरा किया जाए तो खास मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बदलाव आ सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये होता है, जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा ना, कि सिर्फ सड़कों को चौड़ी करने से नहीं होता है। वीआईपी रूट्स की अगर आप बात करें तो शहरों के जो विकास को लेकर, शहरों के सड़कों के विकास को लेकर जो बातें उठाई जाती है, उनमें मैं ये कहूंगा कि कुछ ऐसे सरकार के पास कुछ ऐसा प्रोफार्मा होना चाहिए, कुछ ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए जिसमें स्पेशली जो हादसों को कवर्ड करने वाली व्हीकल्स होती हैं, जैसे आपने बताया कि उसमें पुलिस की गाड़ी भी हो सकती है, दमकल भी हो सकती है, एम्बुलेंस भी हो सकती है, इनको किसी भी कीमत पर रोकर नहीं जा सकता। ये आप भी जानते हैं, क्योंकि जहां जीवन की बात आती है वहां पर फिर नहीं। सरकार इस बारे में कभी नहीं सोचती है। इनफैक्ट मैं देखता हूँ कई शहरों के ये हालात हैं, सिर्फ ऐसा नहीं इलाहाबाद के। तो फिलहाल मैं तो यही कहूंगा कि अगर चौड़ीकरण का वो काम कर रहे हैं तो साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि जो चौराहे हैं उन चौराहों के पास या उन सड़कों को भी चौड़ा करें, क्योंकि मेन रोड को चौड़ी करने से नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेगी, पाथ बनाने पड़ेंगे, एक अलग से रूट बनाना पड़ेगा कि कभी अगर जाम की परिस्थितियां आए तो एम्बुलेंस जैसी गाड़ी को न रोका जाए, उनके निकलने के लिए आसान एक वे मौजूद होना चाहिए, एक रास्ता मौजूद होना चाहिए। तो परियोजना में अगर इन सब चीजों को शामिल करेंगे तो मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत बदलाव आ सकता है। सर, महिला सुरक्षा को लेके अक्सर सवाल उठता है। नैनी क्षेत्र में अक्सर घटनाएं पेपर में या खबरों के माध्यम से आती रहती हैं और बच्चों के गुम होने की खबरें बहुत आती हैं कि 8 साल का 10 साल का बच्चा था, गायब हो गया। अक्सर गुमशुदगी का मैसेज आता है और हम फॉरवर्ड भी करते हैं या नहीं भी करते हैं। अक्सर नैनी क्षेत्र से मैंने खुद देखा है, एक बड़ी समस्या के रूप में है। पिछले 4-5 सालों से मैं वाच कर रहा हूँ। देखिए सर, अगर आपका जो पहला सवाल था महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, तो मैं एक चीज बहुत ही साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि मैं खुद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और महिलाओं की आवाज को लेकर मैं 15 सालों से स्ट्रगल कर रहा हूं। मैं खुद बहुत सारे ऐसे मूवमेंट में इन्वॉल्व हुआ हूं जो महिला की सुरक्षा से रिलेटेड है, और इसकी जानकारी भी गाहे बगाहे कहीं ना कहीं आप लोगों को मिल जाती है। नहीं मिलेगी तो आगे मिल जाया करेगी। जहां तक बात आती है महिलाओं की सुरक्षा की, तो 133वें स्थान पर हमारा भारत है सुरक्षा के मामले में, महिला सुरक्षा के मामले में। आप जरा सोचिए कि आप लोग को सुन के बड़ा ताज्जुब होगा कि महिला सुरक्षा में आज की तारीख में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी आगे हैं हमसे सुरक्षा के मामलात में। दरअसल ये जो ग्राफ मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं, ये एक ऐसा ग्राफ है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा दिखाया गया। वो आप किसी भी इंटरनेट के माध्यम से जाकर उसको देख सकते हैं। इनफैक्ट आप मेरे सोशल जो एप्स हैं जैसे कि ट्विटर है या फिर वहां पर देखिए, मैंने विस्तार पूर्वक वहां पे डिटेल्स के साथ उसको मेंशन किया है बकायदा कि क्या वाकई में हम 133वें स्थान पर, अगर वाकई में हम 133वें स्थान पर आते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और जहां तक इलाहाबाद की महिलाओं की सुरक्षा की बात है, तो देखिए मैं इस शहर का रहने वाला वासी हूँ, तो मैं अपने शहर की महिलाओं के बारे में कैसे नहीं सोच सकता हूँ? ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। नैनी की तरह और जो क्षेत्र हैं इलाहाबाद के नजदीक आसपास के, वहां पर एक तो खुद महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा, दूसरा ये कि जो प्रशासन है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो यूनिट्स हैं वो बनाए, जो पुलिस महकमा है वो अलर्ट रहे, हमेशा उनको सुरक्षा दें। और साथ ही साथ कुछ ऐसे सरकार को कुछ ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए महिला सुरक्षाओं को लेकर कि रात में जो अगर महिलाएं कोई ड्यूटी करती हैं या जिनको रात में अपने कार्य से लौटने का जिनका समय देर होता है, तो सरकार को कुछ ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए महिला सुरक्षाओं को लेकर कि रात में जो अगर महिलाएं कोई ड्यूटी करती हैं या जिनको रात में अपने कार्य से लौटने का जिनका समय देर होता है, तो मुझे लगता है उनके लिए सरकार को सोचना चाहिए और कम से कम जो जिस डाइवर्ट रूट से वो महिलाएं जाती हैं अपने ऑफिस से अपने घर तक, कम से कम उसको सुरक्षित बनाया जाए, ताकि किसी भी तरीके आप चाहे वहां पर वो डायल 100 की गाड़ी का मूवमेंट कराएं या महिला सुरक्षा की गाड़ी का एटलीस्ट एक उसके दायरे में 1-2 गाड़ी उस टाइम तक जो ड्यूरेशन होता है जब तक महिलाएं 1 से 1.5 घंटा उनको लगता है अपने ऑफिस से घर पहुंचने में, उस दरमियान वहां पर मूवमेंट गाड़ियों का होना चाहिए, ऑफिशियली गाड़ियों का, खासकर पुलिस की गाड़ियों का, ताकि महिला में भी इस बात का एक इत्मीनान रहे कि हाँ चलो हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और इसका असर भी पड़ेगा समाज पे। ऐसा नहीं है, मैं खुद भी इस मूवमेंट को आवाज उठाऊंगा और सरकार के सामने इस बात को लेकर जाऊंगा कि ऐसा कुछ परियोजना या फिर ऐसी कोई चीज ले आए जिसमें महिला को सुरक्षा प्रदान की जाए। मेरा सर एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे कि अगर विजयी होते हैं इस चुनाव में लोकसभा में, तो आप क्या नया ऐसा करेंगे कि जो होना चाहिए था, जिसकी कमी महसूस इलाहाबाद वासी कर रहे थे कि हाँ वाकई में इन चीजों पे काम किया जाना चाहिए था, ऐसी क्या कमी अभी ऐसा कुछ रह गई है? मैं अपनी आखिरी बातें जो है वो कुछ ऐसी करने जा रहा हूँ
जो हो सकता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव भी लेकर आ सकती है, और नहीं लाई तो मैं हाथ जोड़कर सभी से विनती करता हूँ। सिर्फ सिंपल सा इतना सा कहना था कि आज की तारीख में जितनी भी रूलिंग पार्टियों से लेकर और तमाम दीगर पार्टियां हैं, हम लोग सिर्फ विकास के मुद्दों पर बात करते हैं। दर हकीकत यह है कि अब हमें नेता की जरूरत है ही नहीं। अब हमें एक लीडर चाहिए, एक ऐसा लीडर चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जो हमारे मुस्तकबिल की बात करे। सड़कें तो वो अपने जो सरकार की तरफ से फंड मिलता है वो उससे भी बना सकता है, लेकिन लीडरशिप जो होती है वो शायद सरकार के उस फंड से नहीं बन सकती। तो अगर कोई विचारधारा ऐसी लेकर आता है, मैं जिस विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ वो जेपी मूवमेंट की विचारधारा है, वो लोहियाई खाटीवादी की विचारधारा है, वो ऐसी विचारधारा है जो जनेश्वरी मिश्रा जी की विचारधारा है। ये वही लोहिया की पार्टी है, ये वही जनेश्वरी मिश्रा जी की पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी, जिससे मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अगर इस पार्टी से वाकिफ नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पार्टी जो वही पार्टी है जिससे निकलकर तमाम दीगर पार्टियां बनी थी। मैं आप लोगों से केवल इतनी विनती करता हूं कि देखिए, अगर राजनीति के अंदर पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो फिर जो लोग सही नहीं रखते हैं, अपनी विचारधारा गलत रखते हैं, वो कुर्सी पर बैठेंगे, और जब गलत लोग कुर्सी पर बैठेंगे तो हम उनसे अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक नई पीढ़ी, एक नया बदलाव का समय आ चुका है। अब मैं ही नहीं, मैं उन सभी लोगों से विनती करूंगा जो समाज में पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, वो आगे आए, सहयोग करें, हमारा साथ दे हमारा, ताकि एक नया परिवर्तन का दौर शुरू हो। सभी बुराइयों और सभी तकलीफों से हर आदमी वाकिफ है। आज मेरी बस आप लोग से केवल इतनी ही विनती है कि सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर मेरे साथ मत जुड़िए, बल्कि आप इसलिए जुड़िए ताकि अब समाज के अंदर बदलाव बहुत जरूरी है, जो अब कोई ला नहीं सकता है। ये सड़कों और नालियों से हमारा भविष्य नहीं बनने वाला है। बिल्कुल ये जरूरी है, मैं मानता हूं कि ये समाज के अंदर जो परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन साहब उससे बड़ी चीज जो हमारे सामने है वो है हमारा मुस्तकबिल। आने वाला समय, हमें और हमारे बच्चों के आने वाले भविष्य को लेकर जो हमें चिंताएं सता रही हैं, वो है रोजगार, और वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और मुझे लगता है कि जो इस वक्त का जो दौर चल रहा है, वो रोजगार के बारे में कोई भी पार्टी बात नहीं कर रही है। मिलावटखोरी के मामलात में कोई नहीं बोलता है। हमारे बहुत सारी ऐसी दीगर पार्टियां थी जिन्होंने हमसे कहा कि हमारे खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन साहब मैं खुद उसका एक भुक्तभोगी हूँ। मेरे खाते में 15 रुपए भी आज तक नहीं आए। कहने का मतलब सिंपल सा सिर्फ इतना ऐसा है कि ठीक है, मुझे उसका कोई लालच भी नहीं है, ना 15 लाख का, ना 15 रुपए का, और ना ही मैं कभी लालच करूंगा। ऊपर वाले ने चाहा तो जो मेरी सोच के साथ मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, ऐसी सोच के साथ मैं पूरी उम्र गुजार दूंगा। आप लोगों के बीच में रहता हूँ, आप लोगों के साथ रहता हूँ। इसलिए मेरी गुजारिश है, हमेशा सिलेक्शन अगर आपका अच्छा हुआ तो परिणाम भी अच्छे होंगे। जब आप सिलेक्शन अच्छा नहीं करेंगे तो अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं रख सकते, चाहे वो फिर नेता हो या प्राइम मिनिस्टर हो। सिलेक्शन की प्रक्रिया अच्छी होगी तो नतीजे भी अच्छे निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा मित्रों, बड़ी ही बेबाकी से नवाब सेखू जी ने हमारे टेढ़े मेढ़े और तिरछे सवालों का और बड़े ही सरल तरीके से जवाब दिया। आप देख रहे हैं निपुण भारत समाचार, मैं विनीत द्विवेदी, प्रयागराज।